एवरीवन। बच्चों, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ऐसे तो मुझे विश्वास है आप लोग देखते ही नहीं हो, फिर भी मुझे मन में ऐसा फीलिंग आता है कि मैं आप लोग के लिए बनाऊं, इसलिए बनाती हूँ। तो बच्चों, ऐसा है कि जो मुझे जानते हैं वही मुझे मेरे वीडियो को देख सकते हैं और उन्हीं के लिए मैं बनाती हूँ और लोगों के लिए भी बनाती हूँ। बट कौन देखेगा, बहुत सारा अच्छा वीडियो है यूट्यूब में। तो बच्चों, जो जिन्हें इंटरेस्ट हो आप लोग देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे बनाने में, इंकरेजमेंट मिलता है, इसलिए देखते हैं। तो क्लास 9 के लिए आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं चिल्ड्रन। वैसे तो मैंने ग्रेविटेशन पर शुरू से ही एक वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपलोड करने के बाद भी, लेकिन चिल्ड्रन फिर से इसलिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, कुछ मुश्किल लगे तो पूछिए, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखते हैं। ये हमारा क्लास 9 के लिए टॉपिक है ग्रेविटेशन। चिल्ड्रन, अब आई थिंक कि सभी स्कूलों में सेकेंड सेमेस्टर करीब आ ही गया होगा, तो आपको अपना सिलेबस रिवीजन सब करना है। तो ये टॉपिक बचा हुआ था, तो मैं सोची बना दूं ताकि जो बच्चे थोड़ा सा क्यूरियस हो पढ़ने की, जिसमें लालसा हो, वो पढ़ें। तो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर बच्चों, ग्रेविटेशन। चिल्ड्रन, तो ये शुरू करने के पहले हम लोग चैप्टर 2 को, जिसमें कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, उस चैप्टर को हम लोग रिकॉल करते हैं। तो बच्चों, उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आएगा तभी जबकि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो रेस्ट में तभी आएगा जबकि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन तभी चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, और साथ ही साथ स्पीड या वेलोसिटी में तभी चेंज होगा जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। तो हर चेंज में, इस तरह के हर एक चेंज में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। और इसी थिंकिंग के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूटन साहब ने ये जो टर्म एक्सप्लेन किया, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। बच्चों, तो ये ग्रेविटेशन को उन्होंने क्या कहा कि ये जस्ट एक फेनोमेना है जिसके कारण दुनिया की हर एक वस्तु, दुनिया का हर एक चीज, दुनिया का हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो, छोटा हो, ज्यादा मास वाला हो, कम मास वाला हो। बच्चों, तो इसके आधार पर उन्होंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने अपना लॉ भी दिया ग्रेविटेशन का, जिस लॉ के कारण आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, लाइव प्रोग्राम देखते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारा यूजेज है। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही वो सारा देन है, न्यूटन साहब का ही वो सारा देन है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं ये ग्रेविटेशन टर्म क्या है। ग्रेविटेशन टर्म, तो ये ग्रेविटेशन को कहा जाता है, दिस इज ए फेनोमेना ड्यू टू विच टू ऑब्जेक्ट और टू पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या हो गया, द फेनोमेना ड्यू टू विच two objects or particles attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। चिल्ड्रन, ये जो ग्रेविटेशन है वो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है, हमारे पेन के बीच हो रहा है, हमारे वॉल के बीच हो रहा है, आपके बीच और लोगों के बीच, दीवार के बीच, बुक, टेबल, चेयर, बेड, सबके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बट ये जो ग्रेविटेशन है ये इतना कमजोर है कि इसका हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन अर्थ के केस में
तो हम लोग अनुभव करते हैं। अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर जंप करें तो हम लोग अर्थ पर चले आते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन है ये फिनोमेना है। अब ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चिल्ड्रन, जब जिस फोर्स से दो ऑब्जेक्ट या दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विथ विच two particles or object, particles or two object attract each other is called gravitational force. ये अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं कॉज करता है। दीवार हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम दीवार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट दोनों में से किसी में मोशन नहीं हो रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये जब भी एग्जिस्ट करेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसका कि मास लगभग सेम हो। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। It exists between two objects having about same mass. It exists between two objects having about same mass. उसके बाद it does not cause motion in an object. Cause motion in an object. हो गया बच्चों, इस तरह से ये हमारा टर्म हो गया ग्रेविटेशन। अब दूसरा टर्म है हमारा ग्रेविटी। ठीक है, अब ये ग्रेविटी क्या है? जैसे कि ग्रेविटेशन में हम लोगों ने क्या देखा? द फिनोमेना ड्यू टू विच टू ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ग्रेविटी में हम लोग क्या देखेंगे? द फिनोमेना ड्यू टू विच अ मैसिव ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, या द फिनोमेना ड्यू टू विच देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मैसिव ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट। उसको आप कहिएगा ग्रेविटी। मतलब कहने का ग्रेविटेशन ही है ग्रेविटी, बट इसमें स्पेशल केस क्या है? एक ऑब्जेक्ट ज्यादा मास वाला होगा और एक छोटा ऑब्जेक्ट होगा, तब उसके बीच जो ग्रेविटेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटी। लाइक अर्थ हम लेते हैं और हम लोग अपने को कंसीडर करें तो यहाँ अर्थ का ग्रेविटी होगा हम पर, हमारे अर्थ के बीच ग्रेविटी हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है। अब देखिए, अर्थ के ग्रेविटी के कारण हम अर्थ पर हेल्ड हैं, हम लोग कूदना चाहे ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम लोग अर्थ पर ही चले आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ग्रेविटी। Gravity, the phenomena due to which a massive object attract other smaller object, इसको कहिएगा ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स
between a massive object, heavenly object, and other smaller object is called force of gravity. Gravitational force between a massive and other smaller object is called force of gravity. It causes motion in an object. It exists between a celestial and other smaller object. बच्चों, इस तरह से हम लोग ग्रेविटी देखें। ग्रेविटी में जस्ट ये भी ग्रेविटेशन है, बट ये जब हम ग्रेविटेशन को कंसीडर करते हैं एक हेवनली बॉडी लाइक अर्थ और दूसरा कोई छोटा ऑब्जेक्ट के बीच, तब उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मैसिव बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी एंड अदर स्मॉलर बॉडी को कहिएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के कारण मोशन होता है, ऑब्वियसली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा एक बहुत ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट और एक छोटे से ऑब्जेक्ट के बीच। ओके बच्चों, तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन था इस चैप्टर का। अब हम लोग एक छोटा सा टर्म देखते हैं, तो लॉ हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में, क्योंकि आपको ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाएगा लंबा वीडियो होने से। सो बच्चों, अगले दिन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। कल ही मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी। एक टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, तो जो हम लोगों ने शुरुआत में इस वीडियो के शुरू में ही हमने कहा आपको कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा तभी जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, लाइक हम मान लेते हैं ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। अब क्या होता है कि इसका हर इंस्टेंट में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है जरूर इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तभी इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। और यहाँ तो सन के अलावा कोई है नहीं जो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करे, तो यहाँ सन ही उस पर एक फोर्स लगाता है अपनी ओर, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की ओर, जिसके कारण उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होते रहता है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, अर्थ जो है अपना स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते चली जाती, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का ये टेंडेंसी है जैसे है वैसे रहना चाहता है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन खुद नहीं चेंज करना चाहेगी अर्थ, तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए सन इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर को खोजने वाला फोर्स कहते हैं इसको। तो सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसे मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाती हूं। ये देखो, ये एक छोटा सा बॉल है, मेटल बॉल है।
इसको हमने स्ट्रिंग से, धागे से बांध दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पर मूव कराते हैं इस तरह से। सर्कुलर पाथ पर मूव कराते हैं, तब तक ये इस तरह के पाथ पर घूमता रहेगा जब तक मेरा फिंगर, मेरी उंगलियां इस पर फोर्स इस लगाएगी, इसको अंदर सेंटर की ओर खींचे रहेगी, तभी तक ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। जिस जगह मैं इसे छोड़ दूंगी उस जगह ये सीधे अपने डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। और इसी तरह से, इसी कारण से जितना भी प्लैनेट है सन के चारों ओर घूमता है, अर्थ के चारों ओर मून घूमता है, और भी जो भी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है, वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण घूमता है, और अर्थ उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसी कारण वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो इस तरह से यहाँ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को हमको लगता है आप जरूर समझ गए होंगे बच्चों। इसको कोरिलेट करने के लिए एक और मैं टर्म आपसे एक्सप्लेन करती हूँ। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक टर्म सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कोलोइडल से उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग करते हैं। तो क्या उसमें क्या होता है कि जब हम कोलोइडल को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं तेजी से, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो बटर होता है वो किनारे की ओर जमा हो जाता है। आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा, जब हम कपड़ा स्पिन करने के लिए डालते हैं तो स्पिन होने के बाद हम क्या देखते हैं कि कपड़ा वॉशिंग मशीन के दीवार में ही चिपका हुआ है, क्योंकि उस पर सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं बच्चों। ये सेंट्रीपिटल है जो सेंटर की ओर लगता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है जो सेंटर से बाहर की ओर लगता है। तो इस तरह से ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इसको क्या कहिएगा डेफिनेशन में, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट moving along circular path towards the center of circle. Center of circle is called centripetal force. This centripetal force causes Earth to move around the sun. Moon moves around the Earth. And formula for this one, formula for centripetal force हो जाएगा mv, formula for centripetal force. Force is equal to mv square by r, जहां की m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब घुमाने वाला वेलोसिटी, घूमने वाला वेलोसिटी, वो हो गया। r हो गया रेडियस ऑफ सर्किल। बच्चों इसका कोई खास हमें यूज नहीं है न्यूमेरिकल्स में, बट जस्ट केपलर्स लॉ पढ़िएगा उसमें इसका थोड़ा सा यूज होगा, ऐसे हमें जानना भी चाहिए, तो हमने बता दिया। ऑर्बिटल वेलोसिटी हुआ। तो बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी के कारण कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने छोटा छोटा 2-3 टर्म पढ़ा। आप ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंशिएट कर लोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा, और आपने ये भी जाना कि अर्थ सन के चारों ओर कैसे घूमती है, अर्थ के चारों ओर मून कैसे घूमता है। इस तरह से ये आपका आज के वीडियो का टॉपिक था, और हम लोगों ने इतना फिनिश किया। बच्चों कल मैं ग्रैंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। बच्चों 3-4 दिन में इस ग्रेविटेशन चैप्टर को हमें फिर से पढ़ लेना है। आपने तो पढ़ ही लिया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम है फर्स्ट टर्म का। इसलिए हम लोग आज बस इतना ही करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको लंबे समय तक मोबाइल देखना होगा। तो
आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों, मैं आप लोगों से बस एक ही उम्मीद करूंगी, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, बुरा लगे तो बुरा लिखिए, जरूरत हो कुछ तो और भी लिखिए, तो वो अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे जो कम से कम मुझे जानते हैं वो तो मुझे देखते हैं मेरे वीडियो को, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी और इससे मेरा मनोबल और भी बढ़ेगा ताकि मैं घर बैठे अपने समय का यूज कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। और खुद भी देखो और लोग को भी, अपने फ्रेंड्स को भी देखने बोलिए, इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर